बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर व्लॉग्स का सिलसिला जो है वो शुरू किया है और मेरी कोताही है कि मैं ये सिलसिला मुसलसल जो है वो मुस्तकिल तौर पर जारी नहीं रख पाया पिछले कुछ अरसे से, लेकिन अब कोशिश होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम एक व्लॉग के ज़रिए आपसे मुलाकात ज़रूर हो। ख़बरों का आगाज़ करेंगे। कुछ ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहे हैं उस पर बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान की सलमान सफदर उनके वकील से मुलाकात करवाई गई है, उसके हवाले से भी कुछ खबरें ज़रूर हैं, उसका भी आपको अहवाल बताएंगे। और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आलमी मंडी में जो तेल की कीमतों में कमी हुई है, उसके बाद जो पाकिस्तान की हुकूमत ने एक नई वारदात डाली है उस पर भी नज़र दौड़ाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की जो मरकज़ निगाह इस वक्त बना हुआ है, बहुत सारे लोग इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। आया ये पाकिस्तान मीडिएशन जो करवा रहा है और इसके ऊपर जिस तरीके से हुकूमत क्रेडिट ले रही है, उस क्रेडिट के ऊपर भी अपना एनालिसिस देंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ईरान का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। अमरीकी वफ्द नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में कल जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेगा। यानी कल से मुराद ये है कि जिस वक्त ये व्लॉग अपलोड हो चुका होगा तो उसके चंद घंटे बाद अमरीकी वफ्द जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। मामला ये है कि इस बार जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये तारीख में, हालांकि ये मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की जो तारीख है वो भी तकरीबन 50 साल से ज़ायद की तारीख है, और तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए इतना हाई लेवल डेलीगेशन भेजा है। और उस डेलीगेशन के अंदर अमेरिका की तरफ से भी नायब सदर का भेजना एक ये जाहिर करता है कि इस बार अमेरिका भी इस मुज़ाकरात को बड़ी संजीदगी के साथ देख रहा है। और दूसरी तरफ जो ईरान का डेलीगेशन है, जिसकी क़यादत जो है वो ईरान की वफूद कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशन मौजूद है, उनके स्पीकर मौजूद हैं, वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं। तो स्पीकर, ईरान के अंदर स्पीकर का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन है और बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉक्स है, और इस टॉक्स की जो क़यादत, जो क्रेडिट है, माफ़ कीजिएगा, वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ले रही है, मौजूदा रजीम ले रही है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये कहीं ना कहीं इस मौजूदा जो रजीम है, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से मुसल्लत करदा रजीम है पाकिस्तान के अंदर, उसका एक क्रेडिट ज़रूर है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरीके से उनका पूरा टेन्योर रहा है, इस टेन्योर के अंदर पूरी तारीख जब लिखी जाएगी तो वो टेन्योर एक बदतरीन टेन्योर देखा जाएगा, एक तारीख दौर देखा जाएगा जिसमें पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ दहशतगर्दी की जंग, बैरूनी और अंदरूनी इंतशार का मसाइल का और खलफशार का सामना करना पड़ा। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर में जिस तरीके से सियासी लोगों के ऊपर कदगने लगाई गई, मीडिया का गला घोंटा गया, इंसानी हकूक पामाल किए गए, जिस तरीके से आईन की पामाली की गई, ये सारी चीजें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें यह लिखा जाएगा कि उनके ये कारनामे हैं। लेकिन साथ ही एक ये कारनामा भी उनका लिख दिया जाएगा कि उनकी क़यादत में या उनकी मुसल्लत करदा जो रजीम थी, जो शहबाज शरीफ हुकूमत है, उन्होंने इसमें पीस टॉक्स में, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो पीस टॉक्स है, उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ये भी लिखा जाएगा। लेकिन जो माजी का उनका किरदार है, जो माजी का अस्करी क़यादत का किरदार है, जो माजी में शहबाज शरीफ का, नून लीग का, जो इस रजीम में पिछले 4 सालों से वो करते आ रहे हैं, उसका जो कुछ उन्होंने किया है वो अपनी जगह लिखा जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स को ना मैं जो है वो खराब कर सकता हूं, ना कोई और शख्स खराब कर सकता है। तारीखदान जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, वो फैक्ट्स लिखता है। मौरख लिखेगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के जर्नैलों में, अगर आमराना तबीयत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आमराना तबीयत जो है वो मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। और उनके दौर में जो सियासी कदगने हुई, उनके दौर में जो सियासी लोगों को कैद किया गया, उनके दौर में जिस तरीके से मीडिया की आज़ादी पामाल की गई, जिस तरीके से मईशत का बट्टा बिठाया गया उनके दौर में, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। और जिस तरह 17 सीटों वाली नून लीग को हुकूमत में लाकर मुसल्लत किया गया, ये सारी चीजें उनको लिखा जाएगा। और साथ में ये भी मौरख तारीखदान जो है वो लिखेगा कि अल्लाह की तरफ से कोई कुदरत का करिश्मा हुआ, क्योंकि अमेरिका को इस जंग से निकलना था, और इस जंग से निकलने के लिए इस वक्त ऐसा प्लेटफॉर्म उनको चाहिए था कि जिससे ईरान से बातचीत हो सके। वरना ओमान तो बात कर रहा था, ओमान ने बहुत सारी चीजें जो ईरान मान भी चुका था उस वक्त अमेरिका की, वो लेकिन अमेरिका ने नहीं मानी, क्योंकि अमेरिका के पीछे
کچھ رول جو ہے وہ اسرائیل کا تھا. اسرائیل چاہتا تھا کہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرے, لیکن اس وقت امریکہ کی مجبوری تھی, اور اس مجبور دور میں چونکہ جو اسرائیل کے لیے بورڈ آف پیس بنایا گیا تو اس میں بغیر کسی لیت و لال کے بہت بلند و بانگ دعوے اور یقین دہانیاں جو ہے وہ امریکہ کو پاکستان کی اس موجودہ رجیم کی طرف سے کروائی گئی. تو اس وقت یہ جو قرعہ ہے یہ بھی پاکستان کے حق میں آیا. ایک اس کا کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں, امریکی نائب صدر جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں, اور یہ اس حکومت کا کردار ہے. جے ڈی وینس اس لیے نہیں آ رہے کہ یہ پاکستان کا یا پاکستان کی حکومت کا جو وزیر خارجہ کا بڑا اہم رول ہے, اور انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ بڑے تعلقات استوار کر دیے, تو اس لیے امریکی نائب صدر جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہیں, کوئی سرمایہ کاری کریں گے. نہیں, وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت نے, ایرانی عوام نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے, اور ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اتنا ہائی لیول ڈیلیگیشن بھیجیں کہ جس میں امریکی نائب صدر موجود ہوں. تو جو پاکستان کی حکومت کا کریڈٹ ہے وہ میں نے ان کو دے دیا. یہ کریڈٹ لینے کی جنگ ہے نا, یہ کریڈٹ لینے کی بات کر رہے ہیں. میں نے شروع میں موجودہ جو رجیم ہے, جو شہباز شریف وزیر اعظم ہے, جو صدر آصف زرداری ہیں, ان کو بھی کریڈٹ دے دیں, جو فیلڈ مارشل آصم منیر ہیں ان کو بھی کریڈٹ دے دیں, جو رائے وینڈ میں جو باؤ جی ہیں جاتی عمرہ کے میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کو بھی کریڈٹ دے دیں. لیکن ساتھ میں جو حقیقت ہے وہ بھی ذرا بیان تو کرنے دیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ایرانی حکومت, ایران پاسداران انقلاب, ایرانی عوام کا یہ جذبہ تھا کہ انہوں نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور ابنائے ہرمز بند کی. اسی لیے یہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس دوڑتے دوڑتے ہوئے پاکستان بھی آئے. اگر یہ مذاکرات ایران کے بجائے افغانستان میں ہوتے تو جے ڈی وینس افغانستان بھی پہنچ جاتے. تو اس میں کوئی بڑا رول نہیں ہے, کوئی یہ بڑی کامیابی نہیں ہے پاکستان کی جے ڈی وینس آ گئے. کچھ جے ڈی وینس سرمایہ کاری کے لیے نہیں آئے, جے ڈی وینس کوئی پاکستان میں آئل ریفائنری کھولنے کے لیے نہیں آئے, جے ڈی وینس پاکستان کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی بڑے ایسے تعلقات نہیں ہو گئے کہ وہ آئے ہیں اور وہ پاکستان کو کوئی بہت بڑی یقین دہانی کروائیں گے. وہ اس لیے آئے ہیں کہ ایران نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے امریکہ کو, اور امریکہ کا جو زوم تھا, جو سپر پاور ہونے کا ان کو ایک غرور تھا, وہ غرور خاک میں انہوں نے ملایا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, پہلے ایران عمان کے ذریعے جو مذاکرات ہو رہے تھے تو امریکہ کی بہت ساری باتیں مان چکا تھا ایران بھی, لیکن چونکہ انہوں نے پیٹھ میں خنجر گھونپا اور ہمیشہ کی طرح اسرائیل نے اپنی مکارانہ حرکتیں کی, تو اب یہ جو پوزیشن آ چکی ہے اس میں لبنان کی جو جنگ, اسرائیل لبنان میں جو جنگ مسلط کر رہا تھا لبنانی عوام کے اوپر, وہ بھی رکوانے میں کامیاب ہوا ہے. یہ اسرائیل کی طاقت ہے, یہ معاف کیجئے گا ایران کی طاقت ہے کہ ایران نے نہ صرف اپنے ملک کے اوپر حملہ کرنے والوں کو جو ہے وہ سرزنش کی اور ان کو پستی کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ لبنان میں جو اسرائیل جنگ مسلط کر رہا تھا وہ بھی رکوانے میں کامیاب ہوا ہے. اور یہ حکومت, یہ جو فیلڈ مارشل آصم منیر کی مسلط کردہ حکومت ہے, یہ اس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں کہ ہم نے لبنان کی جنگ رکوا دی. لگتا یہ ہے کہ شاید ایران میں جو جنگ لڑ رہی تھی وہاں پر پاسداران انقلاب نہیں تھے, وہاں پر شاید پاکستان کی فوج جو ہے وہ لڑ رہی تھی. شاید لگ یہ رہا ہے کہ ابنائے ہرمز کا جو پیرا ہے, جو بند کیے رکھا ہے, وہ پاکستان کے دستے گئے ہیں یہاں سے. یہ تو اپنے دستے غزہ میں جو بھیج رہے تھے, جو بورڈ آف پیس بنا تھا, یہ پاکستان کی فوج تو غزہ جا رہی تھی, اور جو اسرائیلی فورسز کا ساتھ دینے کے لیے اور اسرائیل کی جو سرزمین ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ تیار تھی. یہ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ انہوں نے لبنان کی جنگ بھی روک دی, انہوں نے جو ہے وہ پیس ٹاک بھی کروا دیے. تو معاف کیجئے گا, پاکستان نے ایک میڈیٹر کا رول نہیں پلے کیا, ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے. دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر میں. یعنی میڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ثالث کا کردار ادا کرتا ہے, وہ ایک فریق کو بھی سمجھاتا ہے, دوسرے فریق کو بھی سمجھاتا ہے, کچھ اس کی سنتا ہے, کچھ اس کی سنتا ہے, اور دوسروں کو کوئی کامن گراؤنڈ پہ لا کر بٹھا دیتا ہے. اور میڈیٹر جو ہوتا ہے وہ کوئی للی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چودھری پنڈ کا چودھری ہو اور دوسرا جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ چودھری کو مار مار کے اس کی چودھری کی دھرگڑ بنا لے. دو فریقین جب جرگے میں بیٹھتے ہیں تو وہ آپس کے برابر میں ہوتے ہیں, اور تیسرا جو انسان ہوتا ہے وہ ایک نیوٹرل بھی ہوتا ہے اور وہ دونوں کے قد کاٹ کا برابر ہوتا ہے. تو یہ تو کیا پدی کا شوربہ. یہ میڈییشن نہیں ہے, فیسیلیٹیشن ہے. ایک کمرہ دے دیا گیا ہے, جس طرح ایک کمرہ آپ دے دیں رینٹ کے اوپر, اور پھر وہاں پر شادی ہال پہ اگر کوئی کرائے پہ دے دے اور وہاں پر کوئی شادی ہو جائے, تو جو شادی ہال کا مالک ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری شادی ہو گئی ہے, یا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ نکاح خواہ کے طور پر گواہ ہوں, یا میں اس شادی میں شریک ہوں. وہ ایک فیسیلیٹیٹر ہے, ٹھیک ہے, اس نے انتظامات کر کے دے دیے, اور اس کا جو
मुआवजा है वो उसने वसूल कर लिया। तो यही हाल पाकिस्तान का भी है, और पाकिस्तान जितना क्रेडिट देना था मैंने व्लॉग के आगाज में दे दिया। असल हकीकत जो है वो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए कि ये फैक्ट्स हैं और इसलिए जो है वो हो रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये है कि कुछ बैकग्राउंड ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बैकग्राउंड जाहिर है फैसिलिटेशन का मामला भी चल रहा था, तो उसमें जो मुतादिद अब इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। कभी इम्कान यही है कि इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पहलू है और जिसको जो अमेरिका सबसे चाहेगा कि मसला सबसे पहले हल हो, वो ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी अबनाए हुर्मुज है उसको फौरी तौर पर खुलवाया जाए। और उसके बदले में ईरान ये चाहेगा, जाहिर है ईरान के पास बहुत कुछ है मनवाने के लिए। इस वक्त वो ऐसी पोजीशन पर बैठा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज उसने तकरीबन 1.5 महीना बंद करके देख ली, बता दिया है कि वो बंद कर सकता है, और वो ये भी बता दिया है कि वो इससे ज्यादा देर भी बंद कर सकता है। और उसने ये भी साबित कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से $1 मिलियन अगर वसूल करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इसलिए ईरान की पोजीशन बड़ी तगड़ी है। अमेरिका को बड़ा प्रेशर है, सुबकी का सामना करना पड़ेगा अगर ये स्ट्रेट बंद रहती है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज वो खुलवाएंगे, और दूसरे ईरान ये चाहेगा कि अगर उनको यहां से जहाज गुजरने में $1 मिलियन ना भी मिले तो एटलीस्ट उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो तो खत्म हो जाए। तो इस वक्त ईरान की पोजीशन ऐसी है कि अमेरिका बराह रास्त इस वक्त ये नहीं कह सकता कि ईरान अपनी न्यूक्लियर हथियार का बनाने का जो प्रोग्राम है उसको ही मुलतवी कर दे या मौखर कर दे। इसमें इस वक्त पोजीशन ईरान की तगड़ी है। ईरान हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये ऐसे मुज़ाकरात तो नहीं है, ऐसी बैठक तो नहीं है कि एक दफा होगी और मामला रफा दफा हो गया, खत्म हो गया। ये इसमें मरहलावार होगी, लेकिन इब्तदाई मरहले में अमेरिका की जो फोरमोस्ट जो प्रायोरिटी है वो यही होगी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलवाया जाए। दूसरी तरफ से ईरान की प्रायोरिटी ये होगी कि लेबनान की जंग बंद करवाई जाए, और दूसरा उनके ऊपर जो तजारती पाबंदियां हैं, जो सैंक्शंस हैं, वो पाबंदी उठाई जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू होगा ईरान के लिए, और ये एक फतह होगी ईरान के लिए। ऑलमोस्ट फतह तो वो कर चुके हैं। ये वो जिस तरह डेलीगेशन आया है वो डेलीगेशन एक फतहयाब डेलीगेशन के तौर पर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में जो हुकूमती और अस्करी सहाफी हैं वो ईरान के डेलीगेशन को प्रमोट करने के बजाय वो अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के डेलीगेशन को बहुत बड़ा बनाकर पेश कर रहे हैं, जैसे जेडी वेंस यहाँ पर जो है वो बहुत कोई बड़ी सरमायाकारी करने आए हैं, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, रिपीटेशन हो जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पर मामला है कि ये मरहलावार होगा। दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि जो इमरान खान की सलमान सफदर के साथ मुलाकात करवाई 2 दिन कबल, उस मुलाकात के बाद एक बड़ी अजीब व गरीब खबर सामने आई, और उस खबर के बाद इमरान खान की फैमिली जो है यानी उनकी जो बहनें हैं वो काफी ज्यादा तशवीश में मुब्तला है। एक तो खबर ये थी कि इमरान खान ने फौरी तौर पर जलसा मुलतवी कर दिया, और दूसरी खबर ये थी कि इमरान खान ने सुहेल अफरीदी से कौमी सतह के ऊपर फैसले लेने से इख्तियार जो है वो वापस ले लिया, और वो सारा इख्तियार महमूद खान अचकज़ई और जनाब इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को दे दिया। अब मामला ये है कि सबको मालूम था कि इलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई ये कोई एहतजाज की तारीख तो क्या देना, उन्होंने मीडिया पर बात कर ली है कि हम कोई ऐसा एहतजाज नहीं करेंगे जिससे लोगों के बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़े। वो स्ट्रीट मूवमेंट चलाने के हक में ही नहीं है। लेकिन पीटीआई के वर्कर्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का और अवाम का बहुत ज्यादा प्रेशर था सुहेल अफरीदी के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों तारीख नहीं दे रहे। तो लग ऐसा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ये जो स्टेटमेंट दिलवाई गई है कि सुहेल अफरीदी से कौमी सतह के फैसले लेने का इख्तियार वापस ले लिया गया है, ये सुहेल अफरीदी को एक रिलीफ देने की कोशिश की गई है, और सुहेल अफरीदी को कॉर्नर करके सूबे तक महदूद कर दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि इसमें सुहेल अफरीदी की अपनी मंशा शामिल है या नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सलमान सफदर की मुलाकात करवाई है उनकी मंशा इसमें जरूर शामिल होगी, क्योंकि पहले माजी में देखा जाए तो जितने भी सूबाई वज़रा थे, अली अमीन गंडापुर थे, वो ये कहते थे कि भाई हमारा काम तो गवर्नेंस करना है। तो सुहेल अफरीदी को भी गवर्नेंस की तरफ धकेला जा रहा है। सुहेल अफरीदी के पास भी वक्त बहुत कम है, और इस खबर को, ये जो खबर फ्लोट करवाई गई है सुहेल अफरीदी को कौमी सतह के फैसले लेने के इख्तियार वापस लेने से मुतालिक ये जो खबर फ्लोट करवाई गई है, इसको इमरान खान की बहनें बड़ी तशवीश से देख रही हैं, और सुहेल अफरीदी से मुतालिक बदएतमादी फैल रही है। और आने वाले दिनों में अगर ये मामला चलता रहा तो सुहेल अफरीदी के ऊपर भी इमरान खान की बहनें अदद-ए-एतमाद जो है वो कर सकती है। आखिर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो पाकिस्तान की रजीम, फील्ड मार्शल आसम मुनीर की रजीम ने कम करने का ऐलान किया है। पेट्रोल गालबन 12 रुपए और डीजल की 100 से ज्यादा रुपए
फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि आलमी मंडी का जो रिलीफ है वो हमने आवाम को दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो डीजल की कीमतें जो कमी हुई है, बुनियादी तौर पर डीजल को इतना ज्यादा बरकरार रखना ये अवाम की जेब से लूट मार थी, उनसे पैसा निकाला गया क्योंकि डीजल जो है वो इसी क्रूड ऑयल से निकलता है, डीजल कोई अलग से इंपोर्ट नहीं होता। 80% से ज्यादा डीजल जो है वो पाकिस्तान में जो क्रूड ऑयल खरीदता जाता है इसी से डीजल तैयार होता है। तो डीजल की कीमतें वहीं पर थी, वो पूरा हफ्ता या 15 दिन जितनी भी कीमतें थी उससे चंद जो मुनाफा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, क्योंकि डीजल यहीं पे रिफाइंड होता है, उनको दिया गया और उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। पेट्रोल पूरी दुनिया में जो है वो उसकी कीमतों में कमी हुई है। यहाँ पर कनाडा में भी तकरीबन पेट्रोल की कीमत में कुछ 10% तक कमी हुई है। इस आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बाद तकरीबन 10% तक कीमतें में कमी आई है। तो ये अवाम को उल्लू और अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रजीम की जानिब से जारी है। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर देते रहें और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट्स के जरिए फीडबैक देंगे ताकि ये ताल्लुक बरकरार रहे और हमारा भी कुछ हौसला बने कि आपके साथ जरूर रोजाना की बुनियाद पर मुलाकात हो सके। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।